बातें नहीं क्लास, चुपचाप बैठना है। पेन वर्क ही नहीं कर रहा है इसका। इससे पहले क्लास में पेन वर्क कर रहा था। पेन ही वर्क नहीं कर रहा है इसमें। हेलो सर, पेन वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। रूम नंबर 22, क्लास भी स्टार्ट नहीं हो पा रही। कहाँ पे सर? इसके अंदर सर, कॉपी नीचे। सर ये पेन वर्क नहीं कर रहा है, इस पर कोई भी फंक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। उल्टा करके लिखना है। उल्टा तो चल रहा है। अच्छा, तो ये उल्टा ही चलेगा। तो अभी मीटिंग जैसे है तो यार इसको वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब उल्टा चल रहा है इसमें ऐसा पेन। तो वही चीज़ मुझे पता नहीं थी ना। चलो सर ठीक है फिर तो, और तो क्या है। हाँ गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, एक बार बताना। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? यस। अब मुझे ये बताओ, अपन ने लास्ट टाइम टॉपिक लिया कहाँ तक था? कपट पे चल रहा था क्या? दिक्कत आ रही है। क्लास एक बार देखो, अपनी क्लास इतने दिन बीच में डिसकंटिन्यू हुई है, तो मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट में हमने अभी तक इस यूनिट में किया क्या क्या था।
हम ले रहे थे अनुबंध के आवश्यक तत्व, धारा नंबर 10। धारा 10 के अंदर अपन को बताया कि सभी समझौते अनुबंध में बदल जाएंगे अगर उनमें क्या चीज होनी चाहिए, ये 5 चीजें होनी चाहिए। क्या? एक तो पक्षकारों में क्या होनी चाहिए? अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, उनमें होनी चाहिए उनकी स्वतंत्र सहमति। तीसरा, वैधानिक उद्देश्य। चौथा, वैधानिक प्रतिफल, और कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। हमने सबसे पहले इसमें स्टार्ट किया था अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, और उस अनुबंध करने की क्षमता में हमने बताया था आपको कि 3 जने हैं जो यहाँ पर अनुबंध नहीं कर सकते। अवयस्क नहीं कर सकता, मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता, और जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित है वो भी अनुबंध नहीं कर सकता। फिर उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, अवयस्क की स्थिति वगैरह पढ़ी थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आ गए थे कि पक्षकारों की कैसी होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए, और वो सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। पढ़ा था हमने। उसके अंदर देखो उत्पीड़न के बारे में पढ़ा। शारीरिक दबाव का, बल का प्रयोग किया जाता है, धमकी दी जाती है, तो वो जाता है तुम्हारा उत्पीड़न में। तो उत्पीड़न हमारा आ रहा था धारा नंबर 15 में, जिसमें ये बताया गया था कि भाई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, या गैर कानूनी रूप से किसी की संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना जिससे उस व्यक्ति को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो उसे किस में लिया जाएगा? उत्पीड़न में। याद आ रहा है आपको? उसके बाद में हमने क्या बोला था कि उत्पीड़न जो है, उत्पीड़न में एक चीज और याद रखनी है आपको कि आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न में ली जाएगी। आत्महत्या की धमकी उत्पीड़न में क्यों ली जाती है? भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। याद रहेगा क्या? भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। अनुचित प्रभाव, अनुचित प्रभाव में मानसिक या नैतिक दबाव डाला जाता था। पक्षकारों के मध्य संबंध इस प्रकार के होते थे कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, और वो अपनी जो उसकी इच्छा, क्या कहते हैं, दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की कोशिश करता है, अनुचित प्रभाव का यूज करता है और अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है, तो उसे किस में लिया गया था? अनुचित प्रभाव में। पक्षकारों के मध्य पहली चीज तो संबंध होने चाहिए, दूसरा इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, और वह बंदा अपनी स्थिति का क्या उठाएगा? अनुचित लाभ, तो उसे किस में लिया जाएगा? अनुचित प्रभाव में लिया जाएगा। यहाँ तक याद आया कि नहीं आया? बताओ बेटा। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके अंदर कि न्यायालय के पास शक्ति होती है, न्यायालय चाहे तो इसको रद्द कर सकता है और चाहे तो परिवर्तन सहित लागू करवा सकता है। ये हमने पढ़ा अनुचित प्रभाव में। फिर हम आ गए थे किस पर? कपट पर। जानबूझ के किसी को धोखा देना क्या होता है बेटा? कपट होता है। ठीक है। कपट के अंदर हमने बोला था इन 5 चीजों को कपट में शामिल माना जाएगा। पहला हमने इसमें क्या पढ़ा था? ऐसा कथन जिसे वह व्यक्ति स्वयं भी सत्य नहीं मानता। इसका मतलब धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताओ। वो ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है जिसे वो खुद भी सच नहीं मानता, धोखा दे रहा है। दूसरा इसके अंदर हमने बोला था सक्रिय रूप से तथ्यों को छिपाना। सक्रिय रूप से तथ्यों को छिपाना मतलब जहां आपके बोलने का कर्तव्य बनता है वहां पर अगर आप चुप रहोगे, आप तथ्यों को छिपाओगे तो उसे भी कपट में लिया जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, एक तलाकशुदा व्यक्ति है, दोबारा शादी करने जाता है और अपने पहले वाली जो मैरिज थी उसके बारे में उसने नहीं बताया। कपट में लेंगे कि नहीं लेंगे? बताओ। लिया जाएगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ऐसा वचन जिसे निभाने का इरादा नहीं है। तीसरा पॉइंट यही था हमारा, जो कानून द्वारा कपट में घोषित हो। नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, नीलामी द्वारा विक्रय में बनावटी बोली लगाते हैं, दिखावटी बोली लगाते हैं, वो क्या है? कानून द्वारा कपट में घोषित है। और आखिरी पॉइंट इसके अंदर अपन ने कौन सा पढ़ा था? कोई भी कार्य जिसे किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा दिया जा सके, किस में लिया जाएगा? कपट में लिया जाएगा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि भाई क्या क्या उपचार मिलते हैं। आई थिंक यहाँ तक ले चुके हैं अपन, है ना? ये वाला टॉपिक करना है क्या? क्या चुप रहना कपट है? यहाँ से लेना है। क्या चुप रहना कपट है? तो इसके अंदर देखो क्या है कि सामान्यतः बेटा चुप रहना कपट नहीं होता। तो एक बार कॉपी निकालो अपनी, लिखो यहाँ पे। सामान्यतः चुप रहना या मौन रहना कपट नहीं है।
सामान्यतः चुप रहना या मौन रहना कपट नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान्य नियम क्या कहता है हमारा? क्रेता सावधान रहो। क्रेता सावधान रहो। बेटा विक्रेता की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने माल के दोषों को सार्वजनिक रूप से बताए। पूछने की ड्यूटी किसकी है? क्रेता की। नियम हमारा क्या कहता है? क्रेता सावधान रहो। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देती हूँ जिससे अपन ये नियम समझ रहे हैं कि सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है। और सिंपल सी एक हिंदी में कोटेशन है, घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा क्या। तो सेलर के लिए, विक्रेता के लिए तो 100 झूठ माफ होते हैं। समझ आई बात की नहीं आई? बताओ। तो सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है। 3 एग्जाम्पल देती हूँ। चलो आपको पहला लिखना है इसमें, असली व नकली मोतियों का हार। असली व नकली मोतियों का हार। एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैं आपको इसका। देखो, एक लेडी बेटा एक ज्वेलरी के शोरूम पे गई, और वो ज्वेलरी का शोरूम कैसा है? जहाँ पर दोनों तरीके की ज्वेलरी मिलती है, रियल वाली भी मिलती है और आर्टिफिशियल वाली भी मिलती है। अब वो लेडी जो है वो एक मोतियों का हार खरीद रही है ऊंची कीमतों पर, ये सोचते हुए कि ये किसका बना हुआ है? असली मोतियों का। और वास्तव में किसका बना हुआ है? नकली मोतियों का। उसने पूछा नहीं, दुकानदार ने बताया नहीं, तो दुकानदार का चुप रहना कपट नहीं है। गलती उस लेडी की है कि उसने पूछा नहीं। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा। नियम क्या कहता है? क्रेता सावधान रहो। ठीक है। अगर यही ज्वेलरी का जो अपना शोरूम है ये रियल ज्वेलरी शोरूम होता तो क्या होता बेटा? तो कपट मान लेते, क्योंकि आपकी जब एक्सक्लूसिव रियल ज्वेलरी शोरूम है और उसके अंदर आप आर्टिफिशियल चीजें रख रहे हो तो वो तो गलत माना जाएगा ना, इसलिए। और अगर वो लेडी पूछ लेती कि भैया क्या ये आपका असली मोतियों का बना है, अब वो सेलर झूठ बोलता तो भी कपट में आ जाता। पर सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं होता। क्लियर है क्या सबको? बताओ लास्ट सीट तक एवरीवन। समझ आ गई बात? नेक्स्ट इसका दूसरा एग्जांपल लो बेटा। पुराने चावल नए चावल। आपने ऐड देखा है पतंजलि का, इंडिया गेट चावल का, इनका ऐड देखा है? तो इसमें लिखा हुआ आता है पतंजलि के ऐड में कि भाई 2 साल पुराने चावल, 2 years एज्ड राइस। क्यों? क्योंकि पुराने चावल अच्छे माने जाते हैं। तो ए जो है वो एक दुकान पे गया, बी की शॉप पे गया और चावल खरीद रहा है ऊंचे दामों पे। क्या सोचते हुए? पुराने चावल है, और वास्तव में कैसे हैं? नए चावल। उसने पूछा नहीं, विक्रेता ने बताया नहीं, तो विक्रेता का चुप रहना कपट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा। एक लिखना, असली पेंटिंग नकली पेंटिंग। एक एग्जीबिशन लगी, उसके अंदर काफ़ी सारी पेंटिंग्स बेची जा रही थी। एक को पेंटिंग का बहुत शौक है, वो गया एग्जीबिशन में बेटा, और उसने क्या किया, एक पेंटिंग खरीद रहा है बहुत ऊंचे दामों पे, ये समझते हुए कि ये किसी डेड पेंटर की आखिरी पेंटिंग है। ठीक है। बाद में पता चला ये तो कैसी है आपकी, डुप्लीकेट है। ठीक है। उसने पूछा नहीं, सेलर ने बताया नहीं। ये सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया सामान्य नियम? अब एक और एग्जांपल देखो आपकी आईसीआई वाला। ए ने बी को एक घोड़ा बेचा। ए को पता है कि ये घोड़ा कैसा है, अस्वस्थ है। बी ने पूछा नहीं, ए ने बताया नहीं, तो क्या ए का चुप रहना कपट में लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है? सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है। क्रेता सावधान रहो। ठीक है। अब इसके हैं 2 अपवाद। हेडिंग डालो अपवाद।
पहला अपवाद है जहां बोलने का कर्तव्य बनता है। जहां बोलने का कर्तव्य बनता है वहां पे चुप रहोगे तो कपट में ले लिया जाएगा। जहां पर बोलने का कर्तव्य बनता है, और बोलने का कर्तव्य बेसिकली कहाँ बनता है? विश्वाश्रित संबंधों में। विश्वाश्रित संबंधों में जहां एक पक्षकार दूसरे के ऊपर विश्वास करता है, वहां पर अगर आप तथ्यों को छिपाओगे तो वो कपट में ले लिया जाएगा। और दूसरा अपवाद जहां पर चुप रहना बोलने के बराबर होता है। जहां पर चुप रहना बोलने के बराबर होता है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको दोनों पॉइंट के। सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्स्ट अपवाद का, अपना यही एग्जाम्पल। हाँ, ए की बताने की ड्यूटी नहीं है, पूछने की ड्यूटी बी की है। नियम क्रेता सावधान रहो है, विक्रेता सावधान रहो नहीं है। अगर आपके विश्वास से संबंध में आता तो बताना चाहिए था, अदरवाइज नहीं। पूछने की ड्यूटी हमेशा किस पे डाली गई है? क्रेता पे। अभी वही मैं ले रही हूँ, पहला अपवाद। हाँ, असली की चुका रहा है भाई। सेलर के लिए तो माफ होता है ना, वो 1000 की चीज 10,000 में भी बेचे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब ज्वेलरी का शोरूम रियल और आर्टिफिशियल दोनों रखता है तो एक बार पूछना चाहिए था ना कि रियल है कि नहीं है, बताओ। हाँ, विक्रेता को पता होता है, लेकिन विक्रेता का चुप रहना कपट नहीं होता। हाँ, उसे पता है, उसे पता है, दिए हैं, उसने पूछा क्यों नहीं? सेलर तो कहता है मेरे कारीगरों का हाथ इतना साफ है कि वो इतनी अच्छी तरीके से उसकी बनावट कर रहे कि आप पकड़ नहीं पा रहे। अगर आपको डाउट है तो आपको पूछना चाहिए था, लेकिन आपको प्रोटेक्शन कहाँ मिलता? जब वो एक्सक्लूसिवली रियल ज्वेलरी शोरूम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर भाई रियल ज्वेलरी शोरूम में रखेगा तो कपट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरीके की ज्वेलरी मिलती है। मैंने एग्जाम्पल में बोला आपको, तो यहाँ उसकी पूछने की ड्यूटी नहीं थी क्या? बताओ। अगर आप जो है ना सावधान नहीं हो और कोई नुकसान हुआ तो आप खुद जिम्मेदार हो। सामान्य नियम है ये आपका, क्रेता सावधान रहो। बिल में लिख के नहीं आ रहा कहीं भी कि ये रियल ज्वेलरी है। बिल में लिख के आएगा तो कपट हो जाएगा। बिल में लिख के रियल दोगे तो कपट ही है ना। सेलर अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है भाई। अब वो वहां पे चुपचाप बैठा है, लेकिन उसको पता है कि ये गलती कर रहा है, ये मालूम तो उसको होता है भाई। उसको प्रॉफिट से मतलब है। मैंने सिंपल स्टेटमेंट बोला, घोड़ा घास से यारी करेगा, खाएगा क्या? हाँ, प्राइस में बताने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मुंह से ये नहीं बोलना कि ये असली है या नकली है। प्राइस तो है, ये प्राइस तो सेलर मुंह से बोलेगा ही ना, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें झूठ नहीं माना जाता। सेलर के लिए 100 झूठ माफ होते हैं। 1000 की चीज 20,000 में बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने का कर्तव्य क्रेता का होता है, दिमाग में बिठा लो। लॉ यही कहता है, अगर उसकी गलती से नुकसान हुआ खुद जिम्मेदार है। हाँ, तब कपट है। पूछ लेता, इसीलिए बोलते हैं पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अगर ये जो एग्जाम्पल था हमारा, क्लास बातें नहीं, अब अगर यही हमारा जो एग्जाम्पल था, ए ने बी को घोड़ा बेचा, ए को पता है कि घोड़ा कैसा है? अस्वस्थ है, लेकिन इनके बीच में संबंध कैसे थे? पिता और पुत्र के। अब ये संबंध विश्वासी संबंध हो गए कि नहीं हो गए? हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। अब यहाँ बोलने का कर्तव्य बनता है। यहाँ पर अगर ये नहीं बताता कि घोड़ा अस्वस्थ है तो ए का नहीं बताना भी कपट में ले लिया जाता। जहाँ आपके बोलने का कर्तव्य बनता है
वहां पर अगर आप चुप रहोगे तो इसे कपट में ले लिया जाएगा। और जितने भी विश्वासी संबंध है जहाँ एक पक्षकार दूसरे पर विश्वास करता है वहां पर आपके बोलने का कर्तव्य बनता है, वहां पर चुप रहोगे तो कपट में लिया जाएगा। जैसे पिता पुत्र का संबंध। सेकंड वाले पॉइंट का एग्जांपल दे रही हूं जहां चुप रहना बोलने के बराबर होता है। कैसे? ए ने बी को बोला अगर तुम कुछ नहीं कहोगे, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं मान लूंगा कि जो घोड़ा तुम मुझे बेच रहे हो वो है स्वस्थ और मैं उसे क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। बी जो है वो चुप रहता है, ए ने घोड़ा खरीद लिया। अब अगर घोड़ा तुम्हारा क्या निकला बेटा, अस्वस्थ, तो बी का चुप रहना बोलने के बराबर था कि नहीं था? था ना। अब इसे किस में लिया जाएगा, कपट में लिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। तो ये पूरा टॉपिक हमने समझा है, सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी कितना, 7 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है। तो नियम याद रखना, सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं होता। सामान्य नियम लगता है अनुबंधों में, क्रेता सावधान रहो। 2 अपवादजनक स्थितियां हैं जहां पर चुप रहना भी कपट में ले लिया जाएगा। पहला, जहां बोलने का कर्तव्य बनता है वहां पर चुप रहना भी कपट है, और दूसरा जहां चुप रहना बोलने के बराबर हो वहां पर चुप रहना भी कपट में लिया जाएगा। क्लियर है क्या टॉपिक, बताओ मुझे। दूसरा पॉइंट यही कहता है चुप रहना बोलने के बराबर है। ए ने बी से बोला था कि तू कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, तो मैं मान लूंगा कि जो घोड़ा तू मुझे बेच रहा है बिल्कुल स्वस्थ है। अब वो चुप रहा, उसने मान लिया कि स्वस्थ है और घोड़ा खरीद लिया। अब अगर घोड़ा अस्वस्थ निकलता है तो बी का चुप रहना बोलने के बराबर था, किस में माना जाएगा, कपट में लिया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई बात सबको। इसी चीज को देखो यहाँ पर एक बार दोबारा देखो, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें यही चीजें सामने लिखी हुई हैं आपके। सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं होता, क्योंकि सामान्य नियम हमारा कहता है क्रेता सावधान रहो। और इसमें एक केस का नाम आ रहा है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। वार्ड बनाम हॉब, एक केस आया था वार्ड बनाम हॉब का। इसमें क्या हुआ था, ए ने कुछ पिग्स बेचे थे बी को, किसमें, नीलामी द्वारा विक्रय में। नीलामी द्वारा विक्रय में ए ने कुछ पिग्स बेचे और बी ने क्या लगाई है, सबसे ऊंची कीमत लगाई है, और इसको क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो पिग्स थे इनको किसी तरीके का कोई बुखार था। बी के पास पहले से इसके पास कुछ पिग्स थे, उन्होंने इन पिग्स को हेल्दी पिग्स के साथ मिक्स कर दिया, और एक एक करके ये जितने भी सुअर थे ये सारे के सारे मर गए। तो भी यहाँ पे नियम क्या लगाया गया, क्रेता सावधान रहो। विक्रेता की ड्यूटी नहीं है कि वो बताए कि भाई पिग्स जो है वो अस्वस्थ हैं, पूछने की ड्यूटी किस पे डाली गई, बी पर। समझ आई चीज की नहीं है, बताओ। क्रेता सावधान रहो की लॉजिक इसी केस में दिया गया था। केस का नाम है वार्ड बनाम हॉब। अब मैं आपको यही चीज एक बार करवा रही हूं आईसीआई से, ठीक है। पार्ट नंबर 2 चल रहा था क्या बेटा, 3 चल रहा है, 2 है बेटा। वन ही चल रहा है हमारा।
लास्ट पेज ही आई थिंक है ना। ये टॉपिक हमने कवर किया है, मात्र चुप रहना कपट नहीं है, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। अनुबंध का पक्षकार दूसरे पक्षकार को पूरा सत्य बताने के लिए बाध्य नहीं है भाई। अनुबंध का पक्षकार दूसरे पक्षकार को पूरा सत्य बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। क्रेता सावधान रहो का नियम लगता है। लेट द बायर बी अवेयर। एक सेकेंड रुको, करते हैं अभी, रुको। हमने बोला यहाँ पे अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को पूरा सत्य बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। नियम क्या लगेगा? क्रेता सावधान रहे। ऐसे मामलों में बोलने का कोई कर्तव्य नहीं बनता, जहाँ चुप रहना कपट के बराबर नहीं है, वहां पर चुप रहना कपट नहीं होता। उन तथ्यों की अभिव्यक्ति कर्तव्य नहीं बनता, ये वाली बात रहने दो। आप सीधे क्या ले लो, उदाहरण। वार्ड बनाम हॉब वाला पढ़ के देखो एक बार। ज्वर से पीड़ित थे, ठीक है, पढ़ा गया बच्चों? सेम ही है जो हमने अभी पढ़ा था। दो परिस्थितियों में आपका चुप रहना भी कपट में लिया जाएगा। पहला है जहां बोलने का कर्तव्य बनता है। इसके अंदर एक फ्रेज आ रहा है, इस फ्रेज का क्या नाम है? यू बी मैरी फिडाई। इसका मतलब होता है पूर्ण सद्भावना वाले अनुबंध, यानी जहां पक्षकार एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, पूर्ण सद्भावना वाले अनुबंध। वहां पर आपका क्या बनता है? बोलने का कर्तव्य बनता है। वहां पे चुप भी रहोगे तो किस में ले लिया जाएगा? कपट में ले लिया जाएगा। निम्नलिखित अनुबंध इस श्रेणी में आते हैं। पहला, सद्भावना वाले अनुबंध। सद्भावना वाले अनुबंध क्या कहते हैं? जहां वह व्यक्ति जिसमें विश्वास व्यक्त किया जाता है उसका कर्तव्य बन जाता है कि सद्भावना से काम करे। ये अंडरलाइन करना, सभी सार तत्व तथ्यों की पूरी जानकारी अभिव्यक्त करे। सभी सारवान तथ्यों की पूर्ण जानकारी अभिव्यक्त करे। एक बार आपकी एमसीसी बुकलेट देखूं, उसमें इजी लैंग्वेज आ रही है क्या इस टॉपिक की? ताकि तुम्हें याद तो होगी ना वो वाली लैंग्वेज कम से कम। आपकी एमसीसी बुकलेट है ना बेटा? एमसीसी बुकलेट का पेज नंबर है आपका ये 23। कपट से क्या आशय? एक तो यहाँ शॉर्ट पे ये चीज यहाँ पे दी हुई है, शॉर्ट में। पर इसमें कंप्लीट नहीं है, लेना अपन को वहीं से पड़ेगा, वरना आप ही का लॉस हो जाएगा। आना उसी पे पड़ेगा अपन को घूम फिर के। आप इसके अंदर कैसे देखे आना? चुप रहना कपट इन दो स्थितियों में माना जाएगा। पहला क्या है आपका? जहां बोलने के व्यक्ति का कर्तव्य बनता है।
जहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी होती है, सद्भावना वाली होती है, यूवी मैरी फिडाई वाले अनुबंध होते हैं, वहाँ पर पक्षकारों का कर्तव्य बनता है कि तथ्यों का पूर्ण रूप से प्रकटन करें। वहाँ पर चुप रहेंगे तो किसमें लिया जाएगा, कपट में ले लिया जाएगा। निम्नलिखित अनुबंध इस श्रेणी में आते हैं। पहला आया तुम्हारा सद्भावना वाले संबंध, फिड्यूसरी रिलेशनशिप, जहाँ पक्षकार एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं बेटा, विश्वास करते हैं। ब्रोकर वर्ड सुना है, दलाल, ब्रोकर, क्लाइंट। अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपको शेयर्स खरीदने होते हैं तो दोनों साइड से आपको क्या देनी पड़ती है, दलाली देनी पड़ती है, ठीक है, ब्रोकरेज बोलते हैं जिसको, दलाली। एक है आपका ब्रोकर यानी कि दलाल, और एक है क्लाइंट। क्लाइंट ने अपने ब्रोकर को क्या किया, रिक्वेस्ट की कि तुम क्या करो, मेरे लिए शेयर्स खरीदो, अंश खरीदो। ब्रोकर के पास क्या बेटा, पहले के खरीदे हुए कम रेट के अंश पड़े हुए थे, वो उसने क्या किया, इसको क्लाइंट को दे दिए, ट्रांसफर कर दिए खुद के शेयर्स। ब्रोकर क्लाइंट की रिलेशनशिप कैसी होती है, विश्वासी संबंध। तो ये बात ब्रोकर को बतानी चाहिए थी क्लाइंट को कि मैं तुम्हें अपने शेयर्स बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बात ब्रोकर ने क्लाइंट को नहीं बताई। तो ये बोला गया कि आपके बोलने का कर्तव्य बनता था, आप चुप रहे तो किस में लिया जाएगा, कपट में लिया जाएगा। और क्लाइंट को पता चल जाए तो क्लाइंट जितना भी प्रॉफिट इस ब्रोकर ने कमाया है वो वापस ले सकता है। देखो बेटा, प्रॉफिट कमाने में दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट गलत तरीके से कमा रहे हो, छुपा रहे हो, वो गलत है। अगर ये ब्रोकर बता देता क्लाइंट को कि भाई मेरे पास पहले के शेयर्स पड़े हैं, वो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। कारण इसको तो वही रेट लगती ना बेटा जो स्टॉक एक्सचेंज में चल रही है, वही लगती कि नहीं लगती, आप सोच के बताओ। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इनका संबंध कैसा था, विश्वासित। इनको बताना चाहिए था पर इसने बताया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चुप रहने को भी कपट में लिया जाएगा। यही एग्जाम्पल देगा ये हम आपको विश्वास्य संबंध में। सद्भावना वाले संबंध, जहाँ वह व्यक्ति जिसमें विश्वास व्यक्त किया जाता है उसका कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य बनता है, सद्भावना से काम करे और सभी सार तथ्यों की पूरी जानकारी अभिव्यक्त करे। यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया इसमें आएगा आपके पार्ट नंबर 2 में। ये दलाल वाला एग्जाम्पल पढ़ो बेटा। एग्जाम्पल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आईसीआई का कोई भी एग्जाम्पल अगर आ गया तो एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको करा सकती हूँ एमसीसी वाली बुकलेट से, पर मैं नहीं करा रही क्योंकि कुछ टॉपिक मिसिंग है, फिर नुकसान आपका हो जाएगा बेटा, वो टॉपिक रह जाएगा। अभी कोशिश की थी मैंने। जो भी गुप्त लाभ कमाया गया है दलाल के द्वारा, ग्राहक कह सकता है ना मुझे दो, क्योंकि विश्वास भंग हुआ है। ठीक है बेटा, पढ़ लिया क्या लास्ट रो तक, बताओ मुझे, पढ़ लिया, समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ। विश्वासी संबंध था। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें एग्जाम्पल दिया है बीमा के अनुबंध। अब मुझे ये बताओ, अपन बीमा की पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन है, उसके प्रीमियम का अमाउंट कम होगा या ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक पर्सन जिसको हार्ट की बीमारी है? कम होगा ना भाई, जिसको बीमारी है उसका प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा होगा और जिसको बीमारी नहीं है, जो स्वस्थ है, उसका प्रीमियम का अमाउंट कम होगा। अब आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो बीमा कंपनी को, उसके आधार पर वो प्रीमियम चार्ज करती है कि नहीं करती है? अब वहां पर आपने सार तथ्यों को छिपा लिया, आपको कोई बहुत पुरानी बीमारी थी बट आपने बताया नहीं। अब जब पता चलेगा बीमा कंपनी वालों को तो वो कपट के आधार पर आपकी इस बीमा पॉलिसी को निरस्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया। पढ़ के देखो, सामुद्रिक अग्नि जीवन बीमा के अनुबंधों में इस बात की गर्भित शर्त रहती है कि क्या करना है, हर पॉइंट में आपको ये चीज मिलेगी लिखी हुई, सारवान तथ्यों का खुलासा करो। जहां पर बोलने का कर्तव्य बनता है वहां पर क्या देने पड़ते हैं, सारवान तथ्य बताने पड़ते हैं। अब यहां पर अगर छिपा लिए तो फिर क्या हो जाएगा, कपट में ले लिया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है विवाह के अनुबंध। यहाँ पे भी लिख के आ रहा होगा, ये पढ़ो, ये
सारवान तथ्यों की अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। आप याद करो, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, एक तलाकशुदा व्यक्ति है, दोबारा शादी करने गया और पहले वाले शादी के बारे में उसने नहीं बताया, ठीक है, तो किस में लिया जाएगा? कपट में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलने का कर्तव्य बनता था। वैवाहिक संबंध जो होते हैं, विवाह के अनुबंध होते हैं, वो भी कैसे है? विश्वासित है, वहां पे भी बोलने का कर्तव्य बनता था। सारवान तथ्यों की अभिव्यक्ति करो। हर पॉइंट में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, सारवान तथ्यों की अभिव्यक्ति करो। पारिवारिक बंदोबस्त के अनुबंध, पारिवारिक बंदोबस्त में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, पिता पुत्र। पारिवारिक बंदोबस्ती तो है, एक पिता ने घोड़ा बेचा अपने बेटे को, पिता को पता है कि अस्वस्थ है, परंतु बेटे को नहीं बताया, पिता का चुप रहना कपट में लिया जाएगा। और वहां पे भी लिख के आ रहा होगा, सारवान तथ्यों की अभिव्यक्ति करो। आ रहा है ना? मैं आपको कॉमन लैंग्वेज याद करा रही हूँ, आपको 10 जगह याद करने की जरूरत नहीं है। सारवान तथ्यों की अभिव्यक्ति करो। और इसमें लास्ट आ रहा है अंश आवंटन अनुबंध। प्रविवरण जारी करते हैं, प्रोस्पेक्टस। हमारी कंपनी इस क्षेत्र में ये कार्य करती है, आप चाहो तो हमारी कंपनी में निवेश कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा, प्रविवरण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर निवेशक अपना हार्डली अर्न्ड मनी कंपनी में निवेश कर देगा। तो इसमें कुछ भी गलत लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, और जो भी जानकारी आप दे रहे हो बिल्कुल सत्य होनी चाहिए, और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाओगे नहीं। अगर वहां पर सारवान तथ्यों की अभिव्यक्ति नहीं की तो उसे भी कपट में लिया जाएगा। तो यहाँ भी लिख के आ रहा होगा, देखो, सभी सारवान तथ्यों की अभिव्यक्ति करो, वरना ये भी किस में चला गया तुम्हारा? कपट में चला गया। जहां पर चुप रहना आपका किसके बराबर हो? बोलने के बराबर हो। ये मैंने लिया था आपसे ना, दूसरा अपवाद एग्जाम्पल लिया था। ये देखो, ए बी से कहता है कि यदि मना नहीं करोगे तो मैं मानूंगा कि घोड़ा स्वस्थ है और खरीद लूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आईसीआई में करेक्शन है, बी कुछ नहीं कहता, उसका चुप रहना कपट के समान है। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? बोलने के बराबर है। ये 2 लाइनें काट दो, ये हम पढ़ेंगे आगे कहाँ? धारा 19 में, प्रभाव में। अभी यहाँ से इसका मतलब नहीं है। समझ आई बात की नहीं आई ये बताओ मुझे। हमने एक टॉपिक पढ़ा कि सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं होता। सामान्य नियम कहता है क्रेता सावधान रहो। विक्रेता की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने माल के दोष को सार्वजनिक रूप से प्रकट करे। पूछने का कर्तव्य किसका बनता है? क्रेता का बनता है, ठीक है। अगर वो नहीं पूछता और विक्रेता चुप रहता है तो ये कपट नहीं है। 2 अपवाद आए थे। पहला क्या पढ़ा था? जहां बोलने का कर्तव्य बनता है वहां पर चुप रहना कपट में लिया जाएगा। यूबी मैरी फिडाई, एक लैटिन मैगजिम पढ़ा आपने, यूबी मैरी फिडाई, जिसका मतलब होता है सदविश्वास के अनुबंध। और जितने भी सदविश्वास के अनुबंध है सब में क्या बनता है? बोलने का कर्तव्य बनता है। फिर उसके कुछ उदाहरण दिए हुए थे। विश्वासित संबंध जिसमें आपने पढ़ा ब्रोकर क्लाइंट। फिर उसके बाद में मैंने बीमा के अनुबंध बताए, जहां में हमने बोला था सार तत्वों को अभिव्यक्ति करो। फिर हमने बोला विवाहित अनुबंधों में भी आपको यही करना है, पारिवारिक बंदोबस्त वाले हैं उनमें भी करना है, और अंशों के आवंटन में भी करना है। आई थिंक आए तो आप आराम से दे सकते हो, लिख सकते हो ना अगर क्वेश्चन आ गया तो। ये वाला, ये आपके आईसीआई के पीछे हुए दिए हुए क्वेश्चन में से भी एक है, मेन एग्जाम में भी आया हुआ है। आईसीआई के पीछे आते हैं ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उनमें से भी एक है और ये पूछा जाता है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आ गया। अब यहाँ पर बताओ, आगे लेने जा रहे हैं अपन मिथ्या वर्णन। ये देखो, मैंने यहाँ पर नोट्स में आपके लिए डाल रखा है कि किन संबंधों में आपके बोलने का कर्तव्य बनता है। देखो, अपन ने यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताओ? यही पढ़े थे ना अपन ने, सद्भावना के अनुबंध, बीमा के अनुबंध, विवाहिक अनुबंध, पारिवारिक निपटारे के अनुबंध और अंश आवंटन के अनुबंध। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ रहा है? मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन मतलब अनजाने में किसी को धोखा देना। धोखा देने का इरादा नहीं होता है, फिर भी किसी को धोखा हो जाता है तो उसे बोला जाता है मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन के अंदर आने के लिए 3 बातें पूरी होनी चाहिए। क्या पूरी होनी चाहिए? एक बार देखो, पहले कॉपी निकालो, हेडिंग डालो मिथ्या वर्णन। धारा आ गई है तुम्हारी 18। 15 में उत्पीड़न था, 16 में अनुचित प्रभाव, 17 में कपट, 18 में मिथ्या वर्णन।
मिथ्या वर्णन में देखो 3 चीजें आएंगी तो मिथ्या वर्णन में लिया जाएगा। अनजाने में धोखा हो रहा है, एक तो यहाँ पे लिख लेना, अनजाने में धोखा, मतलब धोखा देने का इरादा नहीं है। धोखा देने का इरादा होता है तो वो बेटा किस में जाएगा, कपट में जाएगा। निम्नलिखित को मिथ्या वर्णन में लिया जाएगा। निम्नलिखित मिथ्या वर्णन में शामिल हैं। पहला पॉइंट, सकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन, सकारात्मक कथन पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जबकि फ्रॉड में नकारात्मक कथन था। वो जो कहता था वो उसे खुद भी सच नहीं मानता था। यहाँ पे बंदा जो बोलेगा उसे वो खुद भी सच मानता है। तो लिखो इसमें, ऐसा कथन जिसे व्यक्ति स्वयं भी सत्य मानता है, जिसे व्यक्ति स्वयं भी सत्य मानता है, परंतु वह गलत निकल जाता है। मतलब कहता वही है जिसे वो खुद भी सच मानता है, पर वो गलत निकल जाता है। धोखा देने का इरादा नहीं है। डेफिनेशन याद करनी है इसलिए मैं लिख रही हूं, इतना तुम्हें भी याद करना है। दूसरा पॉइंट लिखो, कर्तव्य भंग होना, कर्तव्य भंग होना, परंतु धोखा देने का इरादा नहीं है। इससे एक पक्षकार को लाभ प्राप्त हो रहा है और दूसरा पक्षकार भ्रमित होता है। और दूसरा पक्षकार भ्रमित होता है। ये पॉइंट मैं अभी आपको समझाती हूँ, तीसरा भी लिख लो, लिखने का काम पूरा हो जाएगा। लिखो एक बार थर्ड नंबर, अनजाने में किसी व्यक्ति को प्रेरित करना कि वह विषय वस्तु से संबंधित गलती करे। कि वह विषय वस्तु से संबंधित गलती करे। अगर आपको आईसीआई की लैंग्वेज याद नहीं हो तो आप ये लिखाना, ठीक है। आईसीआई की याद हो तो वो कोशिश कर लेंगे, और अगर नहीं हो तो आपको इतना तो याद करना है। पहला पॉइंट तो आई थिंक क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ मुझे बेटा। फर्स्ट क्लियर है ना, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसे वो खुद भी सच मानता है पर वो गलत निकल जाता है, उसका धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। दूसरा क्या रहा है, कर्तव्य भंग होना परंतु धोखा देने का इरादा नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। लिख लिया ना सबने, लास्ट रो तक बताओ, लिख चुके हो ना, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना तो बेटा मैम को पता नहीं चलेगा, आप बोलोगे नहीं ना तो मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, आपको सेकंड पॉइंट का बेटा एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। कर्तव्य भंग होना, धोखा देने का इरादा नहीं है, एक पक्षकार को क्या हो जाएगा, लाभ, और दूसरा हो जाएगा भ्रमित, उसे हो जाएगा नुकसान, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, हमने पढ़ा था प्रविवरण के बारे में, पढ़ा था ना।
प्रविवरण जो है वो ऐसा स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर निवेशक अपना हार्डली अर्न्ड पैसा लगा देगा, निवेश कर देगा उस कंपनी में। तो इसके अंदर हमने बोला था ना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए और कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाओगे नहीं, पढ़ा था ना। तो अब भाई प्रविवरण में कंपनी के प्रोमोटर्स, कंपनी के प्रवर्तकों ने स्टेटमेंट लिखा। क्या लिखा कि कंपनी चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम खुद बनाएंगे, और एनर्जी बनाने के लिए हम कंपनी में क्या लगवाएंगे, टरबाइन लगवाएंगे। ठीक है, टरबाइन लगाने के लिए स्थानीय सत्ता की परमिशन चाहिए होती है, स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, इसकी अनुमति चाहिए होती है। ठीक है, अब वो आसानी से यूजुअली मिल जाती है, लेकिन किसी कारण से स्थानीय सत्ता ने परमिशन नहीं दी और जो तुम्हारी कंपनी थी वो शुरू होने से पहले ही कंपनी तुम्हारी बंद हो गई। अब एक जो कर्तव्य बनता है प्रवर्तकों का, वो बनता है कि जो भी चीज़ लिखी हो बिल्कुल सही हो। अब वो निकल तो गलत गई, गई कि नहीं गई बताओ, कर्तव्य भंग हो गया। डेफिनेशन में याद करो, सेकंड पॉइंट में था कर्तव्य भंग हो गया। अब कर्तव्य भंग हो गया, लेकिन उनका धोखा देने का बेटा इरादा नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनकी जगह होता तो क्या समझता कि भाई आसानी से परमिशन मिल जाती है, मिल जाएगी। ठीक है, एक को हो गया फायदा, दूसरे को हो गया नुकसान। फायदा किसको हुआ बेटा, कंपनी को। क्यों, कंपनी को तो भाई एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि मिल गई। और नुकसान किसको हो गया, इन्वेस्टर को। भाई उसका पैसा ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया बताओ मुझे। परंतु क्या प्रवर्तकों ने ये जानबूझ के किया था, नहीं किया था ना। तो इसे किस में लिया जाएगा, मिथ्या वर्णन। मैंने सिर्फ तुम्हें सेकंड पॉइंट समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। कर्तव्य भंग हो गया, भाई प्रवर्तकों ने जो चीज लिखी थी गलत निकल गई, कर्तव्य भंग हो गया। और इनका धोखा देने का कोई इरादा भी नहीं था। एक को हो गया फायदा, किसको, कंपनी को, और दूसरे को क्या हो गया, नुकसान, वो हो गया भ्रमित, हो गया भ्रमित। इसे किस में ले लिया जाएगा, मिथ्या वर्णन में। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा। तो ये अपन ने लिया है यहाँ पर, क्या चीज, कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन जिनका पैसा आपने ले लिया उनका तो वापस करो, उनका पैसा वापस करने पड़ेगा, वही चीज हम बोल रहे थे। चलो अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट इसमें लिख के आ रहा था, अनजाने में, पढ़ो एक बार उसको। अनजाने में किसी व्यक्ति को विषय वस्तु से संबंधित गलती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो वो किस में लिया जाएगा, मिथ्या वर्णन में। तो एक एग्जाम्पल सुनो। ए है एक बंदा, वो एक गारमेंट शॉप में काम करता है, कपड़ों की दुकान में। उसकी आई साइट में डिफेक्ट है, किसी भी कारण से वो ब्लैक कलर को ब्लू कलर में समझता है। ऑर्डर आया काले रंग के कपड़े का, उसने बुक कर लिया नीले रंग के कपड़े के लिए। ठीक है, गलत तो हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अनजाने में उसने एक व्यक्ति को प्रेरित कर दिया कि वो विषय वस्तु से संबंधित गलती करे। इरादा धोखा देने का नहीं था, लेकिन अनजाने में एक व्यक्ति को विषय वस्तु से संबंधित गलती करने को प्रेरित तो कर ही दिया ना बेटा। किस में लिया जाएगा, मिथ्या वर्णन में। अनुबंध क्या होगा तुम्हारा, व्यर्थ नहीं है। शुरू के 4 में अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है। किस किस में, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन। अब मेरे साथ सुनो कि तुमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। तुमने पढ़ा आज कपट के बारे में कि सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है। सामान्य नियम क्या कहता था बेटा, त्रेता सावधान रहो। मुझे लास्ट रो तक आवाज चाहिए। क्या लिखा था, सामान्य नियम क्या था हमारा, त्रेता सावधान रहो। ठीक है, उसके बाद में हमने बोला इस नियम के 2 अपवाद। पहला अपवाद क्या कहता था, जहाँ बोलने का कर्तव्य बनता है वहां चुप रहोगे तो कपट में ले लेंगे। विश्वासित संबंध, यू बी मैरी फिडाई पढ़ा था, सद्भावना के संबंध, है ना। और उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे आपने, बीमा के अनुबंध, सद्भावना वाले अनुबंध, पिता पुत्र पारिवारिक जनक वाले, है ना, वैवाहिक वाले, ये सब पढ़े। फिर दूसरा अपवाद पढ़ा, जहाँ चुप रहना बोलने के बराबर हो। ए ने बी से बोला था कुछ नहीं बोलोगे, मान लूंगा घोड़ा स्वस्थ है, खरीद लूंगा, खरीद लिया, बाद में पता चला कि अस्वस्थ निकला। बी का चुप रहना कपट में लिया जाएगा। टॉपिक पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मिथ्या वर्णन के बारे में। मिथ्या वर्णन में हमने बोला अनजाने में किसी को धोखा हो जाए, मिथ्या वर्णन। 3 चीजें परिभाषा में शामिल है, परिभाषा याद करनी है। पहला पॉइंट क्या कहता है, सकारात्मक कथन।
ऐसा कथन जिसे व्यक्ति स्वयं भी सत्य मानता है परंतु वह गलत निकल जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमने क्या लिया, कर्तव्य भंग होना और धोखा देने का इरादा नहीं है, एक पक्षकार को लाभ और दूसरा पक्षकार हो गया भ्रमित, यही लिया था। तीसरा पॉइंट, अनजाने में किसी को विषय वस्तु से संबंधित गलती करने के लिए प्रेरित करना, मिथ्या वर्णन में लिया जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई क्या बात बताओ? तो आज हमने यहाँ तक का मैटर लिया है, आज यहीं तक का लेंगे अपन। हाँ, मैंने लास्ट टाइम नमन 2 क्वेश्चन लिखवाए थे और दोनों ही क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं। पहला था आपका कि कपट क्या होता है, मिथ्या वर्णन क्या होता है। कपट में तो कपट की परिभाषा के 5 पॉइंट आने चाहिए आपको, और मिथ्या वर्णन में जो आज मैंने कराए हैं वो 3 पॉइंट लर्न होने चाहिए। डिफरेंस हम अभी करेंगे क्योंकि बाद में दिया हुआ है। आगे पूछा है सद्भावना वाला एग्जाम्पल एक बार और समझा दो। सद्भावना वाला एग्जाम्पल था क्लाइंट और ब्रोकर वाला। एक दलाल से एक क्लाइंट ने बोला, ग्राहक ने बोला कि मेरे लिए शेयर्स खरीदो। उसने क्या किया, उसके पास पहले से कम रेट के खरीदे हुए शेयर्स पड़े थे, वो उसने अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मेरे शेयर्स हैं। सद्भावना का संबंध कहता है कि उसे बताना चाहिए था, बोलने का कर्तव्य बनता है। यहाँ पे उसका चुप रहना भी कपट में ले लिया जाएगा। क्लियर है क्या बेटा, बताओ? तो यहाँ तक अपन करेंगे आज। और किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो बेटा। भावना, दीपांशु, हर्षिता, एनीवन, कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ, अदरवाइज नो क्वेरी करना। मिथ्या वर्णन का 3rd पॉइंट यही कहता है कि आप अनजाने में किसी को गलती करने के लिए प्रेरित कर रहे हो कि वो विषय वस्तु से संबंधित गलती करे, पर आपका धोखा देने का इरादा नहीं है। जैसे वो गारमेंट शॉप वाला है, वो अनजाने में ही तो हो रहा है, उसकी तो आई साइट में डिफेक्ट है, उसका धोखा देने का कोई इरादा नहीं है, पर दूसरे व्यक्ति को तो विषय वस्तु से संबंधित गलती हो गई ना बेटा। आपने बोला तो नीला रंग था और दे दिया काला रंग, गलत तो हुआ ही है, चाहे हुआ अनजाने में है।